अभाव, विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? बच्चों में रिकेट्स हो जाता है, बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स क्या होता है? रिकेट्स होता है जब बच्चों के जो पैर हैं वो धनुषाकार आकृति में हो जाते हैं, उसको बोलते हैं रिकेट्स। वयस्कों में हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है, और ये वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। तो बच्चों में रिकेट्स, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया और वृद्धों में ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। किसकी कमी से? विटामिन डी की कमी से। ठीक है, अब हम बात करते हैं विटामिन ई की। इसको जो इसका रासायनिक नाम है वो है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। विटामिन ई यह ऊतकों को नष्ट होने से बचाता है, और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज होती है? हम पता ही नहीं हमें एंटीऑक्सीडेंट क्या चीज होती है। एंटीऑक्सीडेंट होती है इम्यून सिस्टम बूस्ट करने का काम करता है, हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है, हमें रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ऐसा भोजन जो हमें रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है उसको क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। कि उससे लड़ने का कार्य करता है, उसके एंटी रहता है हमेशा। विटामिन ई युक्त भोज्य पदार्थ कौन कौन से होते हैं? साबुत अनाज और दालें। यदि हम साबुत अनाज और दालें ग्रहण करते हैं तो इससे हमें विटामिन ई की प्राप्ति अच्छी मात्रा में हो जाती है। विटामिन के, क्वेश्चन आया था आपके अभी जो आपके एग्जाम हुए थे उसमें क्वेश्चन आया था कि रक्त के जमाव के लिए कौन से विटामिन की जरूरत होती है। तो ऑप्शन आए थे आपके ए, डी, ई के कौन से विटामिन की जरूरत होती है। तो आपका जो ऑप्शन, जो आंसर सही आएगा वो आएगा विटामिन के। रक्त के जमाव के लिए बहुत ही, रक्त का थक्का बनाने में बहुत हेल्प करता है ये विटामिन के। विटामिन के रक्त की जमाव प्रक्रिया के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। विटामिन के कौन कौन से स्रोत हैं? हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, धनिया, पुदीना आदि। इसके अभाव से, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिनोसिस रोग हो जाता है। जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं। ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाते हैं वो विटामिन क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। ऐसे विटामिन क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं, जो जल में घुल जाते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। अब ये बी कॉम्प्लेक्स क्या चीज है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आते हैं, जैसे B1, B2, B3, B4, B6 और B12। ये सारे जो विटामिन होते हैं ये बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। बी कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। B1 को थायमिन बोलते हैं, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B3 को नियासिन बोलते हैं, B4 को फॉलिक एसिड बोलते हैं, B6 को पैरिडॉक्सिक एसिड बोलते हैं, B12 को साइनोकोबैलेमिन बोलते हैं। ठीक है, अभी हम आगे नेक्स्ट इसकी और आगे बात करेंगे विटामिन। और नेक्स्ट इसमें जो पाया जाता है वो होता है विटामिन सी। इसके कार्य क्या होते हैं? शरीर को ऊर्जा प्राप्ति में सहायक तो होता ही है, साथ में पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखने में बहुत ही हेल्प करता है ये विटामिन। जो विटामिन जल में घुलनशील विटामिन होते हैं ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं और पाचन तंत्र को सुचारू रूप से बनाए रखने में हेल्प करते हैं। इसके स्रोत क्या है? अनाज में जैसे साबुत दालें, साबुत अनाज, गेहूं, चावल, दूध, मछली। और इससे जो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, कौन सी की कमी से? विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग हो जाता है स्कर्वी। कई बार क्वेश्चन आता है आपके कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी हो जाता है, राइबोफ्लेविनोसिस हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है, गलगंड हो जाता है, कौन सा हो जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि विटामिन सी की कमी से, सी से स्कर्वी, इस तरीके से ट्रिक से याद करो आप, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी कोशिकाओं की एक साथ जोड़े रखने के लिए शरीर की सभी कोशिकाओं को विटामिन सी की आवश्यकता होती है। दांतों और मसूड़ों को मजबूत बनाने में भी सहायता करता है। कईयों के आपने देखा होगा कि दांतों में कईयों के खून निकलते हैं, कईयों के ब्लू हो जाते हैं, मसूड़े बहुत ज्यादा खून निकलने लग जाते हैं, ब्रश करते हैं तभी खून निकलते हैं। कि क्यों निकलते हैं? ये पायरिया हो जाता है कईयों के। क्यों हो जाता है? क्योंकि उनमें विटामिन सी की कमी है। वो
विटामिन सी युक्त भोज्य पदार्थ ग्रहण बहुत ही कम मात्रा में या नहीं के बराबर करते हैं, इस वजह से उनके मसूड़े और दांतों में ये प्रॉब्लम आती है। इनके स्रोत क्या क्या हैं? इनके स्रोत हैं फलों में जैसे अमरूद, सबसे जो अच्छा स्रोत है वो है इसका आंवला। सबसे अच्छा विटामिन सी सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो आंवले में पाया जाता है। उससे कम संतरा, मौसमी, आम, नींबू, आलू, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज की बात करते हैं। एक क्वेश्चन इसमें भी आता है अंकुरित अनाज का कि जब हम दालें होती हैं या अनाज होता है, जब हम इनको भिगोते हैं ना, उस टाइम पे इनमें विटामिन सी नहीं होता है, लेकिन जब इसमें हल्का जब इसमें अंकुरण आ जाता है तो इस अंकुरण के कारण इसमें कौन सा पोषक तत्व और सम्मिलित हो जाता है? वही विटामिन सी सम्मिलित हो जाता है। तो इसी वजह से अंकुरित अनाज और दालों में भी विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। अब इसके अभाव, अभी बताया था मैंने आपको, अभाव बता दिए थे। अब है रेशेदार भोजन। रेशेदार भोजन हमें पता ही नहीं है रेशेदार भोजन क्या होते हैं। रेशेदार भोजन वे होते हैं जिनमें रेशे पाए जाते हैं, जैसे कि सलाद में, जैसे गाजर, इसमें संतरा, मौसमी, नींबू, इनमें बहुत ज्यादा रेशा पाया जाता है। तो रेशे युक्त यदि हम भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो इससे बहुत सारे हमें एनर्जी के साथ साथ ये हमारे एक रोग से भी बचाने का कार्य करता है, जो कि उम्र बढ़ने के साथ साथ ये रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा? कब्जी का, जिसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन बहुत ही आम रोग है, ये प्रत्येक घर में मिल जाता है आपको, ये कॉन्स्टिपेशन, कब्जी की बीमारी। ठीक है, तो आपको इसमें ताजे फल सब्जियों के रेशे युक्त मनुष्य को कब्ज से बचाते हैं। रेशेदार भोजन को रुक्षांश भी कहते हैं। रुक्षांश रेशेदार भोजन को ही कहा जाता है। ऐसा भोजन जिसमें बहुत ही मात्रा में रेशे की प्राप्ति होती है उसको रुक्षांश कहा जाता है। रुक्षांश भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है और ये बहुत ही आसानी से पचने वाला है। रेशे केवल पादप स्रोतों से ही प्राप्त होते हैं, केवल पौधों से प्राप्त होता है हमें रेशा, और मांसाहारी चीजों में ये नहीं पाया जाता है। तो यदि किसी भी व्यक्ति के कब्जी की शिकायत रहती है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? रेशे युक्त भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए, जैसे सलाद, ताजे फल, ये सब चीजें लेना चाहिए। और इसके लिए एक और स्रोत होगा जिसको आप बोलते हैं ईसबगोल। ईसबगोल भी बोलते हैं आप, तो ये भी कब्जी के लिए हेल्पफुल होता है। ईसबगोल क्या चीज होती है? इसमें भी तो बहुत सारे रेशे होते हैं। ये एक प्रकार है रेशेदार युक्त भोज्य पदार्थों का। रेशे युक्त कौन कौन से भोज्य पदार्थ होते हैं? जैसे कि देखो आप, अनाज में कौन कौन से हैं? गेहूं का आटा साबुत, इसको छानना नहीं है आपको। बिना छाने अगर आप आटे का यूज करते हैं तो उसमें रेशा पाया जाता है, जैसे कि दलिया है। फलों में सेब, केला, अनानास है। दालों में राजमा, काले चने। सब्जियों में मटर, गाजर और हरी पत्तेदार सब्जियां और हरी सब्जियां भी इसमें सम्मिलित हैं। खाद्य पदार्थों को परिष्कृत करने से विटामिन, खनिज तथा रेशे नष्ट हो जाते हैं। परिष्कृत मतलब उनको यदि हम बहुत ज्यादा मात्रा में धोएं या उनको बिल्कुल साफ करें, तो परिष्कृत का मतलब है उनको साफ करना, उनको क्लीन करना। परिष्कृत धोना अच्छे से, परिष्कृत का मतलब, तो उनसे क्या हो जाते हैं? जो रेशे होते हैं वो उनके नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण चावल, और इसमें ये चावल ब्राउन राइस दे रखे हैं और एक वाइट, दो तरीके से दे रखे हैं इसमें। अभी रेशा का जो टॉपिक है वो रेशे युक्त भोज्य पदार्थ है। एक तो वाइट, इसमें सफेद चावल हैं, और एक ये है ब्राउन कलर के चावल हैं। तो इसमें सबसे जो अच्छा होता है ना, वो कौन सा होता है? ब्राउन। इसमें रेशे की मात्रा बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। यदि हम इसमें दाल और छिलका दाल उपयोग करते हैं साथ में, तब हमें रेशे की प्राप्ति होती है। यदि हम ब्राउन राइस को सीधे डायरेक्ट ही हम ग्रहण करते हैं तो इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में रेशे की प्राप्ति होती है, जो कि डायबिटिक पेशेंट के लिए उपयोग में लाया जाता है। ब्राउन राइस जो होता है वो जो शुगर पेशेंट होते हैं, शुगर रोगी, उनके लिए यूज में लिया जाता है, क्योंकि इसमें स्टार्च की मात्रा नहीं होती है और इसमें रेशा बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसे रोगियों को कौन से चावल लेने चाहिए? जो ब्राउन कलर के जो चावल होते हैं उनको लेने चाहिए। रेशे युक्त भोजन को अत्यधिक चबाने की आवश्यकता होती है। फल व सब्जियों के छिलकों में
रेशे की मात्रा अधिक होती है। रेशे युक्त आहार का सेवन करने से निम्न रोग का खतरा नहीं होता है, जैसे कब्ज है, बड़ी आंतों का कैंसर है, मधुमेह है और मोटापा है। यदि हम रेशेयुक्त भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें अनेक बीमारियों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। कब्ज, आंतों का कैंसर और शुगर और मोटापा आदि, इनसे हम बच सकते हैं। अब बात आती है जल की। जल हमारे शरीर को क्या करता है, एकदम टेम्परेचर को सामान्य बनाए रखता है जल। क्यों? क्योंकि जो इसका पीएच होता है ना, इसका पीएच, जल का पीएच जो होता है, जल का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 7 होता है। ना तो ये क्षारीय होता है और ना ही ये अम्लीय होता है, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों? यदि हम जल अच्छी मात्रा में ग्रहण करते हैं पूरे दिन में, अगर हम 10 से 12 ग्लास पर डे, पूरे दिन में 10 से 12 ग्लास पूरे दिन में लेते हैं, और कम से कम भी लेना तो 8 से 10 ग्लास लेने चाहिए पूरे दिन में पानी। इससे हमारा जो शरीर है वो एकदम न्यूट्रल रहता है और हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियों से हमें छुटकारा प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यूरिन के थ्रू जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं, जो अशुद्धियां होती हैं, वो पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाती है। गर्मियों के मौसम में हमारे शरीर में काफी पसीना आता है, जिससे शरीर का पानी कम हो जाता है। आपको पता है जितना हमें पानी हम ग्रहण करते हैं उतनी ही मात्रा में हमें उत्सर्जन भी होना चाहिए, उतनी ही मात्रा में हमें जल का उत्सर्जन करना चाहिए पेशाब के या मूत्र के द्वारा, तो वो एकदम बैलेंस बना रहता है। कुछ लोगों के पानी तो बहुत ज़्यादा ग्रहण करते हैं लेकिन उतनी मात्रा में वो मूत्र का त्याग नहीं करते हैं, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको इसी दौरान आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोगों के पानी भी बहुत कम पीते हैं और बार बार उनको मूत्र की शिकायत रहती है, तो उस कंडीशन में भी उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि वो एक जो सिम्टम है, वो जो लक्षण है, वो डायबिटीज होने का लक्षण है, तो आपको दिखाना चाहिए उस कंडीशन में। परिश्रम करता व्यक्ति बहता हुआ पसीना पानी की कमी को पूरा करने के लिए प्रचुर मात्रा में आवश्यक होता है। किस चीज का? पानी का सेवन करना बहुत जरूरी है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जो इसका जो पीएच है ना वो 7 होता है, और इससे पूरे दिन में 10 से 12 ग्लास पानी हमें पूरे दिन में पीना चाहिए, और इससे हमें अनेक बीमारियों से छुटकारा भी प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अभी बताया कि जल, जो भी जल के स्रोत हैं वो लस्सी, छाछ, जूस आदि पाए जाते हैं। मौसम के अनुसार शरीर में पानी की आवश्यकता बदलती रहती है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें पानी की ज़रूरत होती है, सर्दियों में वही हमें पानी की मात्रा कम हो जाती है। गर्मियों में पानी की मात्रा ज़्यादा क्यों हो जाती है? क्योंकि पसीना निकलता है तो पानी की मात्रा बढ़ जाती है। जब सर्दियाँ होती हैं तो पसीना नहीं निकलता है, तो उस टाइम पे हमें पानी की मात्रा की ज़रूरत कम पड़ती है। तो 8 से 10 ग्लास पानी हमें पीते रहना चाहिए। पानी पोषक तत्व नहीं होने के बाद भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शारीरिक द्रव्यों का क्या है? घटक है, शारीरिक द्रव्यों का घटक है। ठीक है, भोजन को पचाने में सहायक होता है। भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य भी पानी करता है। मूत्र रूप में शरीर के अपशिष्ट उत्पादों को हमारे शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जब हम पानी की मात्रा अच्छी मात्रा में ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर के जो भी रोग होते हैं वो मूत्र के द्वारा उत्सर्जित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें पानी पूरे दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पूरे दिन में अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए।